पी गए थे जहर शिव दुनिया की खातिर, आज फिर से वो कहानी मांगती हूँ। नमस्कार साथियों, आज हम इस समय रानी पोखरी में हैं और हमारे साथ हैं महान साहित्यकार, लेखक, गढ़वाली भाषा के लिए बहुत लंबे समय से कार्य करने वाले डॉक्टर उमेश चमोला जी। तो डॉक्टर साहब, हमारे चैनल एजे ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई एक साहित्यकार के नाते। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो ये प्रयास है, जो ये वार्ताओं की एक श्रृंखला आप चला रहे हैं, इस श्रृंखला के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज में जो वार्ता, साहित्य के विभिन्न पक्षों पर जो वार्ता प्रसारित होती है, वह जन जन तक पहुँचाने का जो आपका चैनल के माध्यम से आपका प्रयास किया जा रहा है आपके द्वारा, उस प्रयास की मैं सराहना। साहब, साहित्य के प्रति ये रुचि जो है कब से जागृत हुई? साहित्य के प्रति ये रुचि दरअसल मेरे पिताजी भी शिक्षक रहे और माताजी भी शिक्षिका रही, और बचपन में हम देखते आते थे पिताजी कविताएं लिखते थे, और जब पिताजी कविताएं सुनाते थे कई लोगों को, तो हमने वह वातावरण बचपन से देखा। इसके अलावा माताजी भी शिक्षिका रही और उनके पास गढ़वाल की जो लोकोक्तियाँ हैं, जो शब्द हैं, उनका अकूत भंडार है, और माताजी के ही प्रेरणा से आज जो साहित्य में लिखता हूँ, तो उसमें लोक साहित्य का जो भी पक्ष दिखाई देता है, उसकी प्रेरणा स्रोत मैं अपनी माताजी को भी मानता हूँ। कक्षा 10 में ही आपने जो है कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था? जी जी, हाँ जी। मैं जब कक्षा 10 में श्रीनगर में आंशिक आवासीय छात्रावास का विद्यार्थी था, उस समय एकीकृत परीक्षा के माध्यम से मेरा चयन हुआ था। तो उस समय हाई स्कूल में मैंने पहली कविता लिखी थी, उसकी मैं पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहता हूँ। सीने में दहकती आग और आँखों में पानी मांगती हूँ, तोड़ दे जो विषमता के सभी बंधन, आज सबसे वह जवानी मांगती हूँ। पी गए थे जहर शिव दुनिया की खातिर, आज फिर से वो कहानी मांगती हूँ, आज फिर से वो कहानी मांगती हूँ। राष्ट्र की मैं कामना हूँ, कवि के सीने में धड़कती रोती सी शक्ति, मैं मासूम भावना हूँ, मैं मासूम भावना हूँ। बहुत सुंदर। अच्छा, आपने गडोली नामक जो है गढ़वाली जो शीर्षक दिया है इस पुस्तक को, इसके बारे में बताइए जरा। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक गढ़वाली शब्द है, और गडोली का अर्थ होता है, जैसे हम कहते हैं घास की गडोली, मतलब घास का गट्ठर। तो जिस प्रकार से एक घास के गट्ठर के अंदर अलग 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 घास के तिनके रहते हैं, उसी तरह जो गडोली नामक पुस्तक है, इस पुस्तक में शेक्सपियर के 10 नाटकों का, एक तो जो नाटक है उनको कथा में रूपांतरण किया गया है, दूसरा उसके भाव को रूपांतरण किया गया है, और उसके मूल कथ्य को सुरक्षित रखा गया है। तो ये गडोली जो बहुत सुंदर। अच्छा, आपका एक उपन्यास श्री गुरु राम राय यूनिवर्सिटी में जो है SGRR यूनिवर्सिटी में भी चलता है। जी जी, हाँ, एक उपन्यास गढ़वाली में लिखा है, निर्बिजू नाम से है, और निर्बिजू एक गाली होती है हमारे समाज में। तो मैंने इस उपन्यास में राजा के द्वारा कुछ गलत निर्णय लिए जाते हैं जो समाज के पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं, नैतिकता को प्रभावित करते हैं। तो राजा का जो धर्म पुरोहित रहता है, तो वह राजा को कहता है, कू भलू कूच नखरू जब पछाणे नी जांदू, धर्म की मुखड़ी पैरी अधर्म अगवाड़ी आंदू, मन ख्यात नी जब दिखेंदी, मन ख्यात नी जख दिखेंदी, धर्म जख रोई जांद, ते राज या घोर को निर्बिजू होई जांद। तो यो एक दुखंत उपन्यास है, और राजा को मतलब जो गलत निर्णय छिन, तो सी निर्णय एक प्रकार से पूर्व राज्य को विनाश कर देंदा, और राज्य की जमीन जो था निर्विजय हो जाए। अच्छा, एक अंग्रेजी के उपन्यासकार से मैं देख रहा था कि आपने एक जो है उत्तराखंड में जो गाली शब्द है उसकी बड़ी जो है तुलना जो है भाव जो है मतलब बड़ा अलग सा लगा। जी, दरअसल हमारे गढ़वाल में जो गालियाँ हैं
यदि उन पर शोध किया जाए तो गढ़वालियों में जो हमारी गालियाँ हैं, जो दादी और गाँव के जो बुजुर्गों के मुंह से भी सुनाई देती थी, उन गालियों में भी साहित्यिक सौंदर्य है। उसका कारण ये है कि ये जो गालियाँ हैं ये सीधी अभिव्यक्ति नहीं है, इनमें लक्षणा और व्यंजना तक का भी प्रयोग होता है। तो जैसा कि आपने प्रश्न पूछा है, शेक्सपियर का जो नाटक है जूलियस सीजर, तो उस जूलियस सीजर में एंटोनियो पहले तो ब्रूटस अपना भाषण देता है और जनता को इस पक्ष अपनी बात रखता है कि हमें मजबूरी में जूलियस सीजर को मारना पड़ा था। अब उसके बाद एंटोनियो की बारी आती है, तो एंटोनियो अपने वाक चातुर्य ढंग से जो रोम की जो जनता थी उसको अपने विचारों से प्रभावित करता है। तो वहाँ पर एक गाली का मैंने प्रयोग किया है। जब वो उनको कत्ल के बारे में पता चलता है तो वो जनता जो है रोम उसके भाषण से एंटोनियो के भाषण से प्रभावित होकर के गाली देती है। तो वह कहती है कि जॉन जूलियस सीजर मारी होलू तो को टुक ना मोया और जलूर ना जाओ। तो ये मतलब जड़ से लेकर और टुकू तक गाली, हाँ, मतलब सीधा विनाश हो जाए। और ये देखो गाली का कितना सौंदर्य है कि वहाँ पर बात को सीधे रूप में नहीं रखा गया है, एक साहित्यिक सौंदर्य के साथ रखा गया है। तो हमारा गढ़वाली साहित्य कितना उच्च स्तर का है। गढ़वाल का जो हमारा लोक है, लोक से जो उपजा हुआ साहित्य है, वो साहित्य कितने उच्च स्तर का है कि यहाँ पर अभिधा में बात नहीं होती है। जो शब्द की शक्ति है, जो लक्षणा है, व्यंजना तक में भी, जिसे अनपढ़ समाज कहा जाता है, वो बात करता है। तो जब गाली का इतना सौंदर्य है तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो अंग्रेजी है उसके समानांतर जो वाक्यांश है, जैसे कोई वाक्य है तो मैंने इस गडोली में उसका सीधा सीधा अनुवाद नहीं किया है, उसको मैंने उन वाक्यांश का गढ़वाली की लोकोक्ति के माध्यम से प्रयोग किया है। तो अलग अलग जगह पर आपको वाक्यांश की जगह पर भी लोकोक्ति देखने को मिलेगी। इसी तरह से जैसे वो टॉल्स्टॉय की 16 कहानियों का भी गढ़वाली में अनुवाद किया है। तो जैसे ये है कि ही वॉज सेंट टू जेल, अंग्रेजी में एक वाक्य है कि वो साइबेरियन जेल में भेजा गया। तो मैंने उसको गढ़वाली के रूप में लिखा कि सो दुहा दौड़ी चली। तो हमारे गढ़वाल में प्रचलित है, जेल जाना नहीं कहते, सीधे उसको अप्रत्यक्ष तरीके से कहते हैं कि दुहा दौड़ी चली बल्सो। तो इसका मैंने गढ़वाल के लोक को ढूंढा है और उसमें इतनी गहराई है कि अंग्रेजी का जो साहित्य है उसके वाक्यांशों के समानांतर हमारे पास लोकोक्तियाँ हैं। और उसका प्रमाण है ये गडोली के अंत में आप देखेंगे तो मैंने इसमें कई जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं कठिन शब्द, और उसके अलावा इसमें जो लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है वो जैसे इसमें ये डाल रखा हमने, मुंडा बाल खुसन, बहुत कष्ट होना, निरपण घट जन हो। जैसे किंग लियर है तो किंग लियर वॉज सैड, तो किंग लियर वॉज सैड, किंग लियर दुखी था। तो मैंने उसको सीधा ये नहीं कहा कि यन भी, मतलब ऐसा भी कहा जा सकता था कि किंग लियर दुखी हुए, पर मैंने उसको ये लिखा कि किंग लियर गत निरपण घट जन हुएगी, बिना पानी के घराट जैसी होगी, जो किसी काम का। हाँ हाँ, बहुत सुंदर सर। अच्छा, आपने जो है सैकड़ों लोक कथाएं लिखी हैं जी, गढ़वाली लोक कथाएं। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो लोक कथाएं मेरी लगभग 250 से 350 तक लोक कथाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। तो इन कथाओं को, लोक कथाओं को, यद्यपि मैंने हिंदी में लिखा है, पर मैंने उसमें यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको गढ़वाली शब्द भी बीच बीच में देखने को मिलेंगे और गढ़वाली शब्द की रसायन भी आप पाएंगे उसमें बीच बीच में। अच्छा, ये जो लोक कथाएं आपने प्रकाशित हुई हैं, आपने लिखी हैं, ये लोक कथाओं के लिए तो बहुत सारी जगह जगह जो है जा कर के पुराने लोगों से सुनी होंगी, क्योंकि इसमें तो कहीं साहित्य में मिलती नहीं है अब जो है। जी। आजकल आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। आजकल ऐसा भी चल रहा है कि लोक कथा, लोग क्या कर रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी से 8-10 पुस्तकें ली, उनकी लोक कथाओं को अपने ढंग से प्रस्तुत कर दिया। लेकिन लोक कथा जो है वो लोक के बीच में जा कर के यदि हम वहाँ से लाते हैं, हमारा बचपन का जो जीवन रहा वो ग्रामीण क्षेत्र में बीता, गांव में बीता, और लोक कथाओं की जो प्रेरणा मुझे मिली वह प्रेरणा मुझे अपनी माता श्री से मिली। जैसे मैंने कछुड़ू देवता पर एक कहानी लिखी, तो मैं चिन्यालीसौर डुंडा में एक प्रशिक्षण के अनुसरण में गया था। तो वहाँ मैंने शाम के समय पर मैं गांव के लोगों से मिला, उन्होंने मुझे कछुड़ू देवता के बारे में बताया, तो मैंने एक कछुड़ू देवता पर उस लोक कथा को तैयार किया। डॉक्टर साहब, जो आपने विज्ञान की भी जो हैं पहेलियाँ जो हैं बहुत सारी लिखी हैं। हाँ जी। दरअसल जो पहेली है वो बहुत ही रोचक विधा है
और मेरा सौभाग्य यह है कि मैं विज्ञान की पृष्ठभूमि का विद्यार्थी रहा हूँ और साहित्य में भी रुचि रही है। तो मैंने विज्ञान की अवधारणाओं को सरल सरल कविता के रूप में, जैसे 4-4 पंक्तियाँ, 6-6 पंक्तियाँ के रूप में पहेलियाँ लिखी हैं और 100 पहेलियों की मेरी एक पुस्तक आई है कि विज्ञान की 100 पहेलियाँ। तो उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मेरे पास आता है। विद्यार्थी उसको कविता के रूप में पढ़ते हैं और उसके उत्तर पीछे दे रखे हैं, काफ़ी विस्तार से भी उसके बारे में जानकारी दे रखी है। तो ये एक प्रकार से विज्ञान का लोकप्रियकरण करने की दिशा में भी एक प्रयास है। अच्छा, आपने हर विधा में लिखा है, उपन्यास हो गई, कहानी हो गई, लोक कथा हो गई, गद्य है, पद्य है। हाँ जी, हाँ। बहुत सारी पुस्तकें जो दर्जनों आ गई हैं आपकी पुस्तकें। हाँ, इसमें जैसे गढ़वाली में मेरे 2 उपन्यास हैं जी। और गढ़वाली में खंड काव्य भी है और खंड काव्य के अलावा गीत कविता संग्रह भी है, गीत कविता संग्रह है, बाल साहित्य भी है, बाल कविताओं का संग्रह है, बाल नाटिका का भी संग्रह है और अभी कुछ समय के बाद मेरा विज्ञान आधारित जो नाटिका का भी संग्रह गढ़वाली में पढ़ने को मिलेगा। तो प्रयासरत हूँ कि हर विधा में कार्य किया जाए। अच्छा, गढ़वाली जो बोली है या इसको भाषा तक पहुंचने के लिए ऐसे ही जैसे साहित्य रचा जा रहा है, यदि ऐसा ही रचा जाता है तो निश्चित रूप से ये जो है भाषाओं की श्रेणी में भविष्य में मान्यता मिल सकती है। दरअसल वर्तमान संदर्भ में भाषा और बोली के बीच जो दूरी है, जिसको हम विज्ञान में कहते हैं डाइल्यूशन, जैसे कोई चीज़ है वो डाइल्यूट होती जा रही है। तो वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ गई है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में भी अलग अलग विभाग बन गए हैं, तो उसमें गढ़वाली को भाषा के रूप में लिखा जा रहा है, गढ़वाली को भाषा के रूप में लिखा जा रहा है। और जो वर्तमान समय में जो शिक्षाविदों का, भाषाविदों का मानना है वो ये है कि यदि कोई भी भाषा अभिव्यक्त करने में अपने को सक्षम है और उस भाषा में साहित्य लिखा गया है तो उसे भाषा ही कहा जाना चाहिए। गढ़वाली में आपने बुझनी, जिसको औखाड़ा पखाड़ा नाम से भी जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, वो भी आपने काफ़ी लिखे हैं। हाँ जी, गढ़वाली में जो औखाड़ा आना पखाड़ा आते हैं, इस पे क्षेत्रीय भाषाओं में बाल साहित्य पर मेरी आकाशवाणी देहरादून से भी वार्ता प्रसारित हुई थी। तो उसमें भी हमारे लोक में पहेलियों का अकूत भंडार है और बहुत ही वो पहेलियों की जो जिनको हम कह सकते हैं गागर में सागरें हों, छोटी छोटी पंक्तियों, 2-2 पंक्तियाँ हैं और उन 2 पंक्तियों में पूरा भाव छिपा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए, छोटू फकीर हुए का पेट में एक लकीर, तो गेहूं का दाने के लिए हो, या इंगनी मिंगनी मेरे बकरा 3 सिंगनी, है ना, जो किनगोड़ का जो कांटा होता है। तो मज़ेदार है वो और 2-2 पंक्तियों में काफ़ी गहरी बात उसमें आ जाती है। नए रचनाकारों के लिए डॉक्टर साहब क्या संदेश है? हाँ, ये आपने अच्छा एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा है। वर्तमान समय में फेसबुक और जो हमारे सूचना संप्रेषण तकनीकी के संसाधन हैं और जो कहा जाता है कि आजकल ज्ञान का विस्फोट हो गया है, बहुत सारे साधन हमारे पास ज्ञान प्राप्त के, सूचना प्राप्त के आ गए हैं। तो ऐसे समय में जहाँ ये सरलता हुई है कि हम अपनी बात को एक बार में पूरे विश्व पटल तक पहुँचा सकते हैं, वहीं वर्तमान समय में अध्ययन जो हमारी नई पीढ़ी के रचनाकार हैं, मेरा ये कहना होगा कि अध्ययन करना हमें बहुत ज़रूरी होगा। हमें लिखना कम पड़ेगा, पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, तब हम किसी सार्थक रूप से अपना लेखन कर सकते हैं। और वर्तमान समय में हमारे युवा साथी अच्छा प्रयास कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, पर वहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि एक तो वहाँ मौलिकता भी नहीं है, कई लोग दूसरे की रचना को अपने नाम से कर देते हैं। तो जो एक कॉपीराइट है उसका भी हम ध्यान रखें। इसके साथ साथ हम जो फेसबुक का जो साहित्य है उसको मानक न माने, उसमें भी हमें वर्तमान परिस्थिति की जानकारी होती है, वर्तमान संदर्भ का भी पता चलता है। लेकिन जो हमारे पुराने रचनाकार हैं, उन रचनाकारों की पुस्तकों का हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, तो जितना ज़्यादा हम गहराई में उतरेंगे, तो उतना ज़्यादा हमारी लेखनी धारदार होगी। साहित्य जो है बोलते हैं समाज का दर्पण है। हाँ जी। जैसा जो है समाज में जो है घटित हो रहा है, वही साहित्य में जो है लिखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी।
साहित्य समाज का दर्पण है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हम किसी भी पुराना साहित्य पढ़ते हैं तो उस समय की हमें परिस्थिति पता चल जाती है। यहाँ तक कि जो हमारा लोक का साहित्य है, जैसे माना हम गाना पढ़ते हैं आज, ये 2800 भादो को मास, सतपुरी मोटर बोगिन खास। तो हमको उस जो वो लोकगीत है वो गीत बता रहा है कि सतपुली में 2008 में क्या आई थी, बाढ़ आई थी, तो उस समय का आईना दिखा रहा है, वो बता रहा है। इसी प्रकार फुआ भागरे तो यद्यपि हमारे लोक ने उसको एक मजे के गीत के रूप में ले लिया है, लेकिन वो भी उस समय जो बाघ का आतंक रहा था उस घटना को हमें दिखा रहा है इतने सालों बाद भी। तो साहित्य, आप सही कह रहे हैं, समाज का दर्पण है, पर साहित्य को समाज का ऐसा भी दर्पण होना चाहिए जो समाज की दिशा को भी बदले। मतलब ज्यों का त्यों प्रतिबिंब तो दिखाए, पर कुछ ऐसा भी प्रेरित करे कि जो हमारे समाज की चीज़ें हैं उसमें बदलाव भी आ जाए। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। हाँ, धन्यवाद आपका भी। अच्छा लगा आपसे साहित्य के अलग अलग पक्षों पे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये पड़वा बल्द वाली जो आपकी जो बुक है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे, थोड़ा 2-4 पंक्तियाँ उसकी सुना देंगे आप? ये पड़वा बल्द एक प्रकार से हमारे लोक में, जैसे हम देखते हैं कि खेती किसानी में 2 प्रकार के बैल होते हैं। एक बैल ऐसा होता है कि वो हल लगाने में निपुण रहता है, खूब काम करता है, और दूसरा बैल ऐसा रहता है कि वो हल लगाते समय पहली सूं पर भी कई बार पड़ जाता है, बैठ जाता है, और जब चारा आता है तो बहुत तेज़ी से उजाड़ भी खा देता है, वो दूसरे के खेत में भी चरने जाता है। तो मैंने जो हमारे ये बैल हैं, पड़वा बल्द या गलिया बल्द कहते हैं उसको, और हल लगाने वाले बैल को समाज में जो काम चोरी की प्रवृत्ति है उस पर व्यंग्य करने के लिए इनका उपयोग किया है। तो एक कविता में पड़वा बल्द और हलिया बल्द की बात हो रही है। एक गौमा एक मौका बन्याछा दुई बल्द, एक छौ तोमा हलिया एक छौ पड़वा बल्द। अब ये कविता थोड़ा लंबी है तो इसमें दोनों की वार्ता चल रही है। अब यह जो उजड़िया बल्द भी है, पड़वा बल्द भी है, दूसरे के खेत में उजाड़ करने, ये एक प्रकार से भ्रष्टाचार का भी प्रतीक है वर्तमान समय में। तो वो दोनों की बात चल रही है। तो उसमें वो जो उजड़िया बल्द है उसकी पंक्तियाँ मैं सुना रहा हूँ। जबरी मेरू मन बोधू खे देंदू उजारमी, अपना हल किसान की करे देंदू रारमी, 2-4 डंडक है कि कोई फर्क पड़ दुनी, उजाड़ खे भाजी जांदू मी कैसे डर दुनी। फिर जो अंत की 4 पंक्तियां हैं, तो इन पंक्तियों ये गौर करने योग्य पंक्तियां हैं। मी जना उजड़िया बल्द संगति छन देश माँ, मिछो बल्द जोनी माँ सिछन मन की वेश माँ। वो कह रहा है कि मेरे जैसे उजाड़ खाने वाले, दूसरे का जो हरा भरा खेत है उसको खाने वाले जो हैं कई हैं देश में, लेकिन अंतर ये है कि मैंने बैल की योनि में जन्म लिया है और उन लोगों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया है। ये बहुत कुछ कहती हैं ये पंक्तियाँ। देश में जो भ्रष्टाचार है, काम चोरी की प्रवृत्ति है, तो उस पर मैंने लोक में प्रचलित जो हमारा बैल का जो प्रतीक है उसका प्रयोग करते हुए इसका। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद।